नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। स्वागत है आपका आपके फेवरेट बुलेटिन में, यानी वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में, जहां अंतर्राष्ट्रीय जगत की हर बड़ी खबर से आपको अवगत कराते हैं। और आज भी बड़ी खबरें आपका इंतजार कर रही हैं। चलिए बिना वक्त जाया किए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। आज बात करेंगे पाकिस्तान की। जी हां, पाकिस्तान जो खुद को इस्लाम का ठेकेदार बताने में सबसे आगे रहता है, अब उसी मुस्लिम भाईचारे के नाम पर दुनिया को धोखा देने वाला सबसे बड़ा पाखंडी साबित हो चुका है। दशकों तक अफगान शरणार्थियों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने के बाद अब जब उसकी खुद की अर्थव्यवस्था रसातल में जा चुकी है, तो वही भाई अचानक बोझ बन गए हैं। पाकिस्तान की इस्लामी एकता का असली मतलब यही है कि जब तक दूसरे मुल्कों से फायदा मिलता रहे तब तक भाईचारा, और जब खुद पर आफत आए तो धक्के मार कर निकाल दो। अफगानिस्तान से आए लाखों शरणार्थी जो कभी पाकिस्तान की राजनीतिक और सामरिक रणनीति का हिस्सा थे, अब अचानक से सुरक्षा खतरा और आर्थिक बोझ बन गए हैं। पाकिस्तान सरकार ने ऐलान किया है कि 31 मार्च 2025 तक सभी अफगान नागरिकता कार्ड धारकों और अवैध विदेशी नागरिकों को देश छोड़ना होगा, और जो नहीं जाएंगे उन्हें 1 अप्रैल 2025 से जबरन निर्वासित कर दिया जाएगा। क्या यही है पाकिस्तान का इस्लामी भाईचारा? ये जग जाहिर है कि पाकिस्तान खुद भुखमरी के कगार पर खड़ा है। IMF के कर्ज में डूबा ये देश अपने नागरिकों को 2 वक्त की रोटी देने के लिए संघर्ष कर रहा है। पेट्रोल से लेकर टमाटर तक की कीमतें आसमान छू रही हैं, और सरकार को अपनी फौज तक का खर्च निकालने के लिए विदेशों से भीख मांगनी पड़ रही है। ऐसे में लाखों शरणार्थियों को जबरन निकालने का खर्च कहां से आएगा? क्या पाकिस्तान को चीन से नया कर्ज लेना पड़ेगा, या फिर सऊदी अरब से कुछ और टुकड़े मांगने पड़ेंगे? पाकिस्तान का यह कदम सिर्फ आर्थिक संकट से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक घटिया चाल छिपी है, तालिबान पर दबाव बनाने की। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, पाकिस्तान के लिए वो कोई फायदेमंद दोस्त नहीं रहा है। अब पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान उसकी हुक्म जो है वो करे, और जब ऐसा नहीं हुआ तो शरणार्थियों को हथियार बना लिया। ये निर्वासन आदेश पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ बनाने का एक नया चुनावी स्टंट भी है। जनता बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन सरकार के पास कोई समाधान नहीं है, इसलिए एक नया विलन गढ़ दिया गया, अफगान शरणार्थी। उन्हें अपराध और बेरोजगारी के लिए दोषी ठहराकर पाकिस्तान सरकार अपने निकम्मेपन को छिपाने की कोशिश कर रही है। जब भी कोई इस्लामिक देश मुश्किल में होता है, पाकिस्तान सबसे पहले मुस्लिम एकता का झंडा लेकर दौड़ता नजर आता है, लेकिन जब अपने ही पड़ोसी मुस्लिम भाई को संकट में देखता है तो उन्हें गालियां देकर बाहर निकालने की तैयारी करता है। यह दिखाता है कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ नाम का एक देश है, जहां तक उसका फायदा होगा वहीं तक वो बात करेगा। अफगान शरणार्थियों को निकाला जा रहा है, लेकिन सऊदी अरब या चीन से मिलने वाले चंदे के लिए पाकिस्तान की मुस्लिम एकता अचानक जाग जाती है। अगर पाकिस्तान को अपनी गिरती साख और बर्बाद अर्थव्यवस्था को बचाना है, तो उसे दूसरों पर दोषारोपण करने के बजाय अपनी असली समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए। अफगान शरणार्थियों को बलि का बकरा बनाने से ना तो पाकिस्तान की बदहाली दूर होगी और ना ही उसकी आर्थिक दुर्दशा सुधरेगी। इसके बजाय ये कदम पाकिस्तान को और अधिक अंतर्राष्ट्रीय आलोचना और कूटनीतिक शर्मिंदगी की ओर जो है वो धकेल देगा। ये निर्वासन आदेश पाकिस्तान की नाकामयाब राजनीति, बर्बाद अर्थव्यवस्था और ढोंगी इस्लामी एकता का जीता जागता सबूत है। जब तक पाकिस्तान को अफगान शरणार्थियों से फायदा मिलता रहा, तब तक उन्हें सहारा दिया, लेकिन जैसे ही हालात जो बिगड़े, उन्हें धक्के मारकर बाहर निकालने की योजना बना ली गई। पाकिस्तान की इस्लामी देखिए नकली ये चोला ओढ़कर इस्लाम का ठेकेदार होने का तार हो चुका है अब ये चोला, और ये दुनिया के लिए एक और सबूत है कि पाकिस्तान का हर वादा, हर दावा और हर नीति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए होती है। हर बात पाकिस्तान की केवल और केवल झूठ होती है। चलिए ये खबर भी आपको बताई, विस्तार से समझाई। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का भी रुख करेंगे। जी देखिए, बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश का चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ता सहयोग भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। हाल ही में बांग्लादेश ने चीन के साथ अपने संबंध मजबूत किए हैं और इसके अलावा पाकिस्तान से घनिष्ठता बढ़ाई है। यह नया समीकरण भारत के लिए राजनयिक सिरदर्द साबित हो सकता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के भोंपू और चाटुकारिता करने वाले चैनल की एक रिपोर्ट के अनुसार 25 फरवरी से 6 मार्च के बीच बांग्लादेश के 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने
ने बीजिंग का दौरा किया। इस दौरान उन्हें चीन की तकनीकी प्रगति और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में विस्तार से बताया गया। ये दौरा बांग्लादेश को चीन के करीब लाने का प्रयास था और चीन ने बांग्लादेश को ऋण अदायगी में भी कुछ राहत देने का संकेत दिया है। बांग्लादेश ने चीन से ब्याज दरों को घटाने और ऋण अदायगी की अवधि को बढ़ाने की मांग की है। ये बांग्लादेश की चीन के साथ घनिष्ठता को दर्शाता है, जो भारत के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ भी सहयोग बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने शेख हसीना को सत्ता से बाहर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा पाकिस्तान का एक मालवाहक जहाज हाल ही में बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह पर पहुंचा, जो भारत बांग्लादेश कम्युनिकेशन को कमजोर कर सकता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच डिफेंस और खुफिया जानकारी का आदान प्रदान भी शुरू हो गया है। पाकिस्तान की ISI बांग्लादेश के भीतर कट्टरपंथी नेटवर्क को मजबूत करने में लगी है, जिससे भारत के लिए सुरक्षा खतरा बढ़ सकता है। अब बांग्लादेश का चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ता रणनीतिक और सैन्य सहयोग भारत के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच बढ़ते संबंध और खुफिया सहयोग भारत के लिए भविष्य में एक बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं। बांग्लादेश का चीन और पाकिस्तान के साथ घनिष्ठता बढ़ना भारत के राजनयिक और सुरक्षा हितों के लिए एक गंभीर चुनौती है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में बांग्लादेश की भागीदारी और पाकिस्तान के साथ बढ़ते संबंध भारत के लिए चिंताजनक हैं। यह देखना होगा कि भारत इस बदलती स्थिति पर किस प्रकार कोई रवैया रखता है या किस तरीके से इसका सामना करता है। चलिए, यह खबर भी आपको हमने बताई, विस्तार से समझाई। अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर चलते हैं, जो कि बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, लेकिन ये मुद्दा भारत से भी जुड़ा हुआ है। भारत बांग्लादेश सीमा पर जलपाईगुड़ी में BSF के जवानों की बांग्लादेशी गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई है। जी हां, गौ तस्करी वहां पर बहुत होती है। BSF की फायरिंग में एक बांग्लादेशी गौ तस्कर मारा गया। घटना में BSF का एक जवान घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि 8 से 10 बांग्लादेशी गौ तस्करों का एक गैंग गायों की चोरी के इरादे से सीमा पार करके आया। गौ तस्कर जलपाईगुड़ी के राजगंज के कुकुरजंग जन इलाके में खालपाड़ा बलसन BOP से सटे कटीले तार की बाड़ को काटकर भारत में घुसा था। अब गश्त पर निकले BSF जवानों ने जब उन्हें देखा तो उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान BSF जवानों पर उन लोगों ने हमला कर दिया। इस घटना में BSF का एक जवान घायल हो गया है। BSF की जवाबी फायरिंग में एक बांग्लादेशी गौ तस्कर मारा भी गया, बाकी भागने में कामयाब हो गए। घटना के बाद BSF ने सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। भारत बांग्लादेश सीमा पर यह पहली बार नहीं है जब सेना और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई हो। इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बांग्लादेशी हर बार सीमा पार कर भारत से गायों की चोरी की फिराक में रहते हैं। कई बार गौ तस्करी के कारण यहां तनाव जैसे हालात भी देखने को मिले हैं। पुलिस से लेकर आम जनता तक गौ तस्करी के खिलाफ आवाज उठाती रहती है। पिछले दिनों भी पुलिस ने यहां से कई गौ तस्करों को पकड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत से हर साल 20 लाख से ज्यादा पशु नदी के रास्ते बांग्लादेश भेजे जाते हैं। बांग्लादेश में पूरे साल पशुओं की डिमांड बनी रहती है, लेकिन ईद और बकरीद के समय इसमें उछाल देखा जाता है। स्वाभाविक है। साल 2015 के दिसंबर से अप्रैल 2017 के बीच BSF ने मुर्शिदाबाद की सीमा के पास से 20,000 गायों को सीज किया था, उनको बचाया था। तो BSF के लिए बहुत वहां पर काम है और बहुत खतरनाक वो माहौल है। ये तस्कर हमला BSF पर कर सकते हैं, तो सोचिए बाकियों का तो क्या ही, ये हश्र है वो कर सकते हैं। चलिए, ये खबर भी आपको बताई, विस्तार समझाई। बात करेंगे सीरिया की नई सरकार के पक्ष में खड़े लड़ाकों ने देश के बॉर्डर पर कई गांवों पर हमला किया है, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हो गई है। यह हमला अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद के वफादारों द्वारा सरकारी सुरक्षा बलों पर हाल ही में किए गए हमलों के जवाब में किया गया। गांवों पर हमले गुरुवार को शुरू हुए और शुक्रवार को भी जारी रहे। दोनों पक्षों के बीच चल रही झड़पें दिसंबर की शुरुआत में इस्लामिक ग्रुप हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व वाली विद्रोही समूहों द्वारा असद की सरकार को गिराए जाने के बाद से सबसे खराब हिंसा है। नई सरकार ने 14 साल के लिए के गृह युद्ध के बाद सीरिया को एकजुट करने का संकल्प लिया है। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक लड़ाई शुरू होने के बाद से 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। गांव में बदले की भावना से
किए गए हमलों में मारे गए करीब 140 लोगों के अलावा मृतकों में सीरिया के सरकारी बलों के करीब 50 सदस्य और असद के प्रति वफादार 45 लड़ाके शामिल हैं। मार्च 2011 से सीरिया में चल रहे गृह युद्ध में 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक सबसे हालिया झड़पें तब शुरू हुई जब सरकारी बलों ने गुरुवार को तटीय शहर जबलेह के पास एक वांटेड शख्स को हिरासत में लेने की कोशिश की और असद के वफादारों ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। ऑब्जर्व करने वाली एजेंसी के मुताबिक गुरुवार को और शुक्रवार को नई सरकार के प्रति वफादार बंदूकधारियों ने बॉर्डर के पास शीर मुख्तारियाह और हफा गांव का जो है उस पर निशाना उन गांवों को बनाया, उन पर हमले किए और ये देखिए गोलीबारी, ताबड़तोड़ गोलीबारी, युद्ध का मैदान बना हुआ है जिसमें लगभग 69 पुरुषों की मौत हो गई, लेकिन किसी महिला को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के प्रमुख रामी अब्दुल रहमान ने कहा कि उन्होंने हर उस आदमी को मार डाला जिससे उनका सामना हुआ। स्थानीय चैनल ने भी 3 गांवों पर हुए हमलों की खबर दी जिसमें कहा गया है कि अकेले मुख्तारिया गांव में 30 से ज्यादा पुरुष मारे गए। ऑब्जर्वेटरी ने कहा कि बनिया शहर में 60 अन्य लोग मारे गए जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। तो सीरिया की हिंसा जो है लगातार भड़कती है और ये तस्वीर हमने आपको कल भी दिखाई थी, कैसे पूरे घर को भून डाला। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे कनाडा की। कनाडा से गोलीबारी की खबर सामने आ रही है। देखिए, टोरंटो के एक पब में एक नकाबपोश शख्स ने घुसकर मास शूटिंग यानी बड़े लेवल पर शूटिंग की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने बताया कि टोरंटो में हुई फायरिंग में कम से कम 12 लोग घायल हुए हैं। ये तस्वीरें टोरंटो की हैं। अधिकारियों के मुताबिक पीड़ितों में से 4 मामूली रूप से घायल हुए हैं, लेकिन अन्य लोगों की चोटें कितनी गंभीर हैं ये अभी पता नहीं चल पाया है। टोरंटो पुलिस ने कहा कि संदिग्ध व्यक्ति काले रंग का मास्क पहने हुआ था और उसे एक सिल्वर कलर की कार में भागते हुए देखा गया और वो अभी भी फरार है। उन्होंने कहा कि उन्हें स्थानीय समय अनुसार रात करीब 10:39 पर टोरंटो के स्कारबोरो के एक पब में गोलीबारी की सूचना मिली थी। अधिकारियों ने लोगों से प्रोग्रेस एवेन्यू और कॉर्पोरेट ड्राइव के इलाके से दूर रहने की अपील की है। टोरंटो पैरामेडिक्स ने कनाडा की मीडिया को बताया कि ये एक गतिशील स्थिति है और घायलों की हालत सामान्य से लेकर गंभीर तक है। टोरंटो की मेयर ओलिविया चाउ ने कहा कि स्कारबोरो के एक पब में गोलीबारी की खबर सुनकर मैं चिंतित हूं और ये गोलीबारी खतरनाक रूप की पब में जो गोलीबारी है उसी की तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर और ये खबर कनाडा की जिसको हमने आपको विस्तार से समझाया, खुल के दिखाया और ये तस्वीरें देखी कनाडा के पब की गोलीबारी की ये तस्वीरें। बात करेंगे रूस की और हमले की। पूर्वी यूक्रेन में रूसी हमलों ने 12 लोगों की जान ले ली है। जी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही पलों में, जिसमें दोनेत्स्क क्षेत्र में डोब्रीपीलिया पर हुए हमले में 11 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। और खार्कीव की बात करें तो खार्कीव में एक ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई है। यह हमला तब हुआ जब अमेरिका और यूक्रेन के वार्ताकार सऊदी अरब में युद्ध विराम वार्ता के लिए तैयार हो रहे हैं। रूसी हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर नए बैंकिंग प्रतिबंध और टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने रूस और यूक्रेन को युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि रूस से निपटना यूक्रेन की तुलना में आसान हो सकता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ बातचीत करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम और शांति समझौते की दिशा में कदम उठाना है। रूस ने यूक्रेन की ऊर्जा और गैस उत्पादन सुविधाओं पर हमले किए जिससे यूक्रेन के कई क्षेत्रों में गंभीर नुकसान हुआ। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार रूस आम यूक्रेनियों को नुकसान पहुंचाने के लिए इन सुविधाओं को निशाना बना रहा है। हाल के मतभेदों के बावजूद अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि सऊदी अरब में होने वाली वार्ता में रूस और यूक्रेन के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम और शांति समझौते के लिए रूपरेखा पर चर्चा होगी। यूक्रेन में जारी रूसी हमले और ऊर्जा सुविधाओं पर बमबारी के बीच सऊदी अरब में अमेरिका और यूक्रेनी वार्ताकारों के बीच शांति वार्ता एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हालांकि ट्रंप की ओर से रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों और टैरिफ के बीच इस तनावपूर्ण स्थिति में किसी ठोस समाधान की उम्मीद करना चुनौतीपूर्ण होगा। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ट्रंप की धमकी के बाद भी युद्ध का क्या हाल है।
अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का भी रुख करते हैं। बायो वॉर के बारे में आपको बताते हैं, बायोलॉजिकल वॉरफेयर। यूक्रेन रूस युद्ध यानी रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक बम, मिसाइल और ड्रोन हमलों की कहानियां आम रही हैं, लेकिन इस बार युद्ध के मैदान में ऐसी तरकीब सामने आई है जिसने सभी को चौंका दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब गोला बारूद खत्म हो गया तो यूक्रेन के सैनिकों ने ग्रेनेड की जगह मधुमक्खियों का इस्तेमाल कर रूसी सैनिकों पर छोड़ दिया है। यह घटना यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में स्थित पोक्राव्स्क शहर के पास की बताई जा रही है, जहां युद्ध की लकीरें लगातार गहरी होती जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अनोखे हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। ये देखिए कैसे मधुमक्खी का छत्ता वो लेकर जा रहे हैं। इसमें 2 यूक्रेनी सैनिकों को खंडहर जैसे इलाके में एक साथ मधुमक्खियों का छत्ता उठाते हुए देखा जा सकता है। और ये देखिए लकड़ी के इस बॉक्स में हजारों मधुमक्खियां भरी हुई हैं। सैनिक इसे लेकर सीधे उस बंकर की ओर बढ़ते हैं जहां रूसी सैनिक छिपे हुए थे। ड्रोन से ली गई फुटेज में दिखता है कि दोनों सैनिक उस बॉक्स को रूसी बंकर के भीतर फेंक देते हैं और फिर पास की एक इमारत की ओर भाग जाते हैं। वीडियो में बताया गया है कि यूक्रेनी सैनिकों के पास जब ग्रेनेड खत्म हो गए तो उन्होंने रूसी सैनिकों को बाहर निकालने के लिए मधुमक्खियों का सहारा लिया। हालांकि बंकर में मौजूद रूसी सैनिक बाहर आते नहीं दिखे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मधुमक्खियों ने उन्हें जबरदस्त चोट पहुंचाई होगी। यूक्रेन इस युद्ध में लगातार नई नई रणनीतियां अपनाने के लिए जाना जा रहा है। खासतौर पर ड्रोन का इस्तेमाल युद्ध के तरीके को पूरी तरह बदल रहा है। 2022 में रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण उसकी सेना को कंप्यूटर चिप्स तक के लिए फ्रिज और डिशवॉशर जैसी चीजों को तोड़ना पड़ा था। अब यूक्रेन के सैनिक ड्रोन को उड़ाकर दुश्मन के इलाकों में छिपाते हुए और सही मौके पर हमला करते हुए नजर आ रहे थे। चलिए, हमने आपको ये खबर भी बताई और आपको मानना पड़ेगा कि भाई यूक्रेन की जो युद्ध की नीति है और एक मुश्किल चुनौती है उसके सामने रूस, लेकिन फिर भी डटकर सामना कर रहा है। और ज़ेलेंस्की को कुछ लोग अब हीरो भी बताने लगे कि भाई 3 साल तक युद्ध खींच पाया एक ऐसा व्यक्ति जिसको कॉमेडियन कहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अमेरिका की बात हुई तो बात स्पेसएक्स की भी करेंगे। स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क को एक बहुत बड़ा झटका लगा। स्पेसएक्स का एक विशाल स्टारशिप मेगा रॉकेट सिस्टम अपनी 8वीं उड़ान भरने के लिए शुरू होते ही संपर्क खो बैठा और आसमान में विस्फोट होकर आग के गोले में तब्दील हो गया। बहामास के तट पर रॉकेट के मलबे के गिरने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया है, वायरल है और खूब वायरल है। देखिए, हालांकि ये मेगा रॉकेट का लॉन्च इलॉन मस्क को खुश करने के लिए काफी है। मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी रॉकेट से बूस्टर को पकड़ने में सफल रही क्योंकि ये लॉन्च टावर पर वापस आ गया था, लेकिन कंपनी ने अपना स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट खो दिया है। स्पेसएक्स के स्टारशिप मेगा रॉकेट में विस्फोट के बाद दूसरी बड़ी खबर संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य से आई, जहां अमेरिकी विमानन अधिकारियों ने स्पेसएक्स के स्टारशिप के मलबे गिरने के डर से फ्लोरिडा के कई एयरपोर्ट्स पर विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी। देखो एक व्यक्ति के काम से कितना प्रभावित हो सकता है पूरा देश। ये तस्वीरें देखिए, अटलांटिक महासागर के ऊपर ये एक असफल लॉन्च के बाद ऑरलैंडो और मियामी के कई एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड स्टॉप जो है लगा दिया गया। और ये स्पेसएक्स की तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है।